सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम्यो मेडिकल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना कार्डिनल प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट है ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज क्या होता है? देखो, जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज है वो सबसे पहले दी गई थी फोर्थ एडिशन में ऑर्गेनन के इन द ईयर 1829। ठीक है, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको वाइवा में भी आ सकता है कि थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज कब दी गई थी। तो ये फोर्थ एडिशन में आई थी और जो है 1829 में दी गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि देखिए, हैनीमैन की जो अर्ली डेज ऑफ प्रैक्टिस थी तो उन्होंने है ना एक चीज नोटिस की थी कि हैनीमैन ने एक चीज नोटिस की थी कि सिमिलिमम देने के बाद भी, ठीक है, किसी पेशेंट को बेस्ट सिमिलिमम रेमेडी है ना देने के बाद भी उन्होंने ये देखा था कि जो कई केसेस में क्या होता है कि जो सिम्टम्स है ना वो बार बार है ना फिर से वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हैनीमैन ने जब इस चीज को नोटिस किया तो उन्होंने इस को लेके थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया। ठीक है, तो फिर उन्होंने इस चीज के बारे में और जानना चाहा और रिसर्च की। तो उन्होंने 12 साल तक है ना इस चीज को लेके है ना रिसर्च की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जबकि मैं बेस्ट सिमिलिमम दे रहा हूं तब भी है ना वो जो सिम्टम्स हैं वो वापस क्यों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने 12 साल तक रिसर्च की एंड देन फिर है ना वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो बार बार जो सिम्टम्स वापस आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ मियाज्म्स। ठीक है, तो उन्होंने मियाज्म के बारे में बताया कि मियाज्म की वजह से ये सिम्टम्स वापस आ रहे हैं और जो मियाज्म है वही कॉज है ऑल द डिजीजेस, यानी सभी डिजीजेस का कॉज है। ठीक है, तो हैनीमैन ने बताया कि मियाज्म जो है वो बेसिक फंडामेंटल और रियल कॉज होते हैं सारी डिजीजेस के। और मियाज्म होता क्या है? मियाज्म जो होता है वो एक डायनेमिक डिजीज कॉजिंग पावर होती है। ठीक है, डायनेमिक डिजीज कॉजिंग पावर मीन्स कि जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है ना, एक डायनेमिक फॉर्म में होती है। तो और डायनेमिक डिजीज कॉजिंग पावर्स होती है जो कि हमारी बॉडी में डिजीज पैदा करती है। ठीक है, ओके, तो उन्होंने जो हैनीमैन थे उन्होंने इसको अपनी ये जो पूरी की पूरी उन्होंने रिसर्च की थी उसको मियाज्म के ऊपर है ना, तो उसको उन्होंने है ना अपनी जो बुक थी द क्रॉनिक डिजीज है ना उसमें उन्होंने बताया था। और उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी द क्रॉनिक डिजीज वो पब्लिश हुई थी 1828 में। ठीक है, और जब कुछ टाइम बाद फिर जो है जो क्रॉनिक डिजीज जो था थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज वो उन्होंने फिर ऑर्गेनन के फोर्थ एडिशन में भी है ना लेके आए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो थी या है ना वो ऑर्गेनन में कौन से एडिशन में? वो फोर्थ एडिशन में है ऑर्गेनन के। ओके, तो हैनीमैन ने एक चीज बताई थी उसको लेके कि 3 तरीके की मियाज्म होती हैं। ठीक है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके की मियाज्म होती है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जिसमें से जो सोरा है वो मोस्ट फंडामेंटल, डिस्ट्रक्टिव और ओल्डेस्ट मियाज्म है। ठीक है, यानी कि सोरा जो है वो सबसे मोस्ट फंडामेंटल, यानी कि सोरा सबसे ज्यादा पाई जाने वाली। हम लोग ये कहते हैं कि सभी सोरा हैं, यानी कि सोरा सब में पाई जाती है। ठीक है, और सोरा कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है और ओल्डेस्ट मियाज्म है। ओल्डेस्ट मियाज्म मतलब ये है कि जो सोरा है वो बहुत पुराने टाइम से है ना एग्जिस्ट करती आ रही है ह्यूमंस में। ठीक है, बहुत सेंचुरीज से है ना एग्जिस्ट करती आ रही है। ठीक है, सोरा जो होता है उसे मदर ऑफ ऑल मियाज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको मदर ऑफ ऑल मियाज्म? क्योंकि सोरा जो होती है वो 7 आउट ऑफ 8 जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनमें से 7 आउट ऑफ 8 डिजीज जो होती हैं वो सोरा की वजह से है ना होती है। यानी कि 8 में से सभी होने वाली डिजीज में से 8 में से 7 डिजीज जो होती हैं वो सोरा की वजह से होती हैं। एंड जो 1% जो रह जाता है, एक हिस्सा, उसमें सिफिलिस एंड साइकोसिस की वजह से होती है। ठीक है, तो ये है, इसी वजह से सोरा को मदर ऑफ ऑल मियाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये भी चीज कही गई कि जब तक है ना ये मियाज्म जो है बॉडी से पेशेंट की रिमूव नहीं होंगी है ना तब तक पेशेंट की जो इलनेस है वो क्योर नहीं हो सकती। ठीक, और आगे क्या है, हैनीमैन ने इस चीज को कॉन्फिडेंटली है ना ये चीज बताया था कि उनके टाइम पे कि जो डायनेमिक होम्योपैथिक रेमेडीज हैं वो क्योर कर सकती हैं क्रॉनिक डिजीज को, क्योंकि उनके टाइम पे क्या था कि क्रॉनिक डिजीज का इतना अच्छा क्योर नहीं था। तो उन्होंने इस चीज को अपनी रिसर्च से प्रूव किया था और कॉन्फिडेंटली कहा था कि जो डायनेमिक होम्योपैथिक रेमेडीज हैं वो क्रॉनिक डिजीज को अच्छे से क्योर कर सकती हैं। ठीक, तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो डॉक्ट्राइन है वो 5th एडिशन में है ना इंट्रोड्यूस की गई थी ऑर्गेनन के इन द ईयर 1833। ठीक है, तो वाइवा में भी आ सकता है कि वाइटल फोर्स जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वाइटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 5th एडिशन में दिया था ऑर्गेनन के 1833 में। ठीक है, अब इसमें है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स है क्या? देखो, होम्योपैथी है ना बिलीव करती है कि जो
होम्योपैथी ये चीज़ बिलीव करती है कि जो हमारी बॉडी है उसमें एक तरीके की एनिमेटिंग लाइफ फोर्स पाई जाती है, जैसे हैनीमैन ने कहा था वाइटल फोर्स। अब ये एनिमेटिंग लाइफ फोर्स क्या होती है? एनिमेटिंग लाइफ फोर्स वो होती है जो कि हमारी बॉडी को रन करती है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज ये एक डायनामिक होती है, मतलब किसी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, एक डायनामिक फॉर्म में होती है और एक लाइफ फोर्स है जो कि हमारी बॉडी को चलाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, जिस आत्मा जो है हम जो सारे काम करते हैं वो हमारी आत्मा कराती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं वाइटल फोर्स को कि ये एक एनिमेटिंग लाइफ फोर्स होती है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज और जो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स जो हैं, उन्होंने होम्योपैथी को जो है एक होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाया है। ठीक है, क्योंकि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखेंगे तो इस तरीके की चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी जो है अलग इस वजह से भी है, इन दो चीजों की वजह से, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ क्रॉनिक डिजीज और डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, इन दोनों ने एक होम्योपैथी को एक अलग जगह, एक अलग प्लेस दी है सिस्टम्स और डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिजीज होती हैं वो होती है डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से। ठीक है, देखिए होम्योपैथी में माना जाता है कि जो हमारे अंदर डिजीज पैदा होती हैं वो क्या होता है कि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है ना, वाइटल फोर्स डीरेंज हो जाती है। डीरेंज होने का मतलब कि अपनी जगह से वो है ना हट जाती है, इसकी वजह से जो है बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अब वो वाइटल फोर्स डीरेंज कैसे होती है? वाइटल फोर्स डीरेंज होती है बिकॉज ऑफ मियाज्म। ठीक है, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर मियाज्म की वजह से। ठीक है, तो देखो तो सिंपल सी चीज यही है कि वाइटल डिजीज में क्या होता है, ड्यू टू मियाज्म जो हमारी वाइटल फोर्स है डीरेंज हो जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना डायनेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन से उस डीरेंज वाइटल फोर्स को है ना वापस उसकी सही जगह पे है ना ले आते हैं, बस ये होता है। ठीक है, तो देखो ये माना गया है कि हेल्दी कंडीशन में जो वाइटल फोर्स होती है वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन को है ना मेंटेन करती है। ठीक है, नॉर्मल हार्मोनियस फंक्शनिंग को मेंटेन करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और डिजीज में क्या होता है कि ये वाइटल फोर्स मियाज्म की वजह से डीरेंज हो जाती है ना, और वही जो डीरेंज्ड वाइटल फोर्स है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है ना, जिन सिम्टम्स को हम लोग नोटिस करते हैं एंड कहते हैं डिजीज। ठीक है, और डायनेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ये जो हम डीरेंज वाइटल फोर्स है इसको हम लोग है ना वापस अपनी सही जगह ले आते हैं और क्योर कर देते हैं। ठीक है, तो हैनीमैन ने एक्सप्लेन किया था वाइटल फोर्स के बारे में इन दी 9th एफोरिज्म ऑफ 6th एडिशन। ठीक है, देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जो 5th एडिशन था, 5th एडिशन में था टर्म वाइटल फोर्स, और 6th एडिशन था, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसमें वाइटल फोर्स को चेंज कर दिया गया था, वाइटल प्रिंसिपल कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि वाइटल फोर्स है 5th एडिशन में और वाइटल प्रिंसिपल मिलेगा आपको 6th एडिशन में। ठीक है, और वाइटल प्रिंसिपल ये आपको किस में मिलेगा, 9th एफोरिज्म में। ओके, अब थोड़ा आगे बात की जाए हैनीमैन के बारे में। तो देखिए हैनीमैन जो थे वो ये वाइवा में भी आ सकता है कि हैनीमैन जो थे वो ना ही प्योर वाइटलिस्ट थे ना ही प्योर मटेरियलिस्ट थे, वो एक इंटेग्रलिस्ट थे। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है, वाइटलिस्ट क्या है, मटेरियलिस्ट क्या है। वाइटलिस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वाइटल फॉर्म में, मतलब है ना एक एनर्जी की फॉर्म में कि हाँ एक वाइटल मतलब एक वाइटल फोर्स है, सिर्फ आप मतलब है ना उस पे है ना डिपेंड करना, मतलब है ना उस पे करना कि भाई सिर्फ वही है रन करा रही है ना। तो वाइटलिस्ट भी नहीं थे है ना, प्योर मटेरियलिस्ट भी नहीं थे कि उनका ये भी मानना नहीं था कि भाई जो हमारी बॉडी जो पूरी काम करती है, जो दिक्कत होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी की वजह से होती है। वो एक इंटेग्रलिस्ट थे, मतलब वो दोनों को साथ में लेके चलते थे। यानी कि उनका मानना ये था कि जो हमारी बॉडी है काम करती है वो हमारे शरीर की आत्मा यानी कि वाइटल फोर्स और जो हमारा शरीर है दोनों मिल के ये जो है मतलब है ना हमारी बॉडी को रन कराते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो एक इंटेग्रलिस्ट थे। ठीक है, और हैनीमैन जो थे उन्होंने है ना वाइटल फिजिकल बॉडी और जो वाइटल फोर्स है लाइफ फोर्स है ना दोनों को ही है ना मतलब है ना इक्वल इंपॉर्टेंस है ना दिया था। ठीक है, ओके देन फिर आता है आगे का तो वही सारी चीजें। देन फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। ठीक है, तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन है ये आई थी 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इन द ईयर 1833, यानी 1833 में आई थी डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन 5th एडिशन में। ये वाइवा का भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 5th एडिशन में दो चीजें आई थी, वाइटल फोर्स आई थी और थ्योरी ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन आई थी। ओके, देखो डायनेमाइजेशन क्या होता है, डायनेमाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो हम लोग क्रूड मेडिकल सब्सटेंसेस होते हैं ना उनमें जो प्रॉपर्टीज इनहेरेंट और लेटेंट कंडीशन में होती है हम लोग उनको अराउज करते हैं। यानी कि डायनेमाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग जो क्रूड मेडिकल सब्सटेंसेस होते हैं
है ना, उनमें जो सोई हुई मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको है ना जगाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है डायनामाइजेशन। ठीक है, तो हैनीमैन ने है ना इंट्रोड्यूस किए थे दो प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन, है ना, डायनामाइजेशन के ही दो प्रोसेस थे, मतलब पोटेंटाइजेशन के। तो वो कौन कौन से थे? वो थे ट्राइचुरेशन एंड सक्कशन, है ना। तो देखो, ट्राइचुरेशन जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है एंड सक्कशन जो है वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है। ये आपको है ना फार्मेसी में भी है ना पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है कि द एडवांटेज ऑफ डायनामाइजेशन ऑफ मेडिसिन, कि हम लोग है ना मेडिसिन जो होती हैं या ड्रग सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमें उन्हें डायनामाइज करना पड़ा। ठीक, तो पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि जो डायनामाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जो हम लोग डायनामाइज करते हैं किसी भी ड्रग को, तो वो क्या करता है कि जो क्वांटिटेटिव एग्जिस्टेंस है मेडिसिन का वो कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि अग्रेवेशन का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने ये चीज़ है ना सुनी होगी कि जो क्रूड फॉर्म में ड्रग्स होती हैं वो हार्मफुल भी हो सकती हैं या हार्मफुल भी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका डायनामाइजेशन करते हैं ताकि जो है ना उसका जो क्वांटिटेटिव एग्जिस्टेंस है मेडिसिन का वो कम हो जाए, जिससे क्या होगा कि एग्रेवेशन का रिस्क कम होगा। अब मैं थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ कि होम्योपैथी जो है वो इस चीज़ में बिलीव करती है कि क्वांटिटेटिव क्वालिटी पे बिलीव ज़्यादा करती है, कि कोई भी मेडिसिन में हम लोग क्वालिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। यानी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें ड्रग की क्वांटिटी जितनी कम होगी और जो है मतलब है ना डायनेमिक पावर जितनी ज़्यादा होगी, है ना, वो मेडिसिन उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो डायनामाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन की क्वांटिटी कम कर देते हैं और जो उसमें डायनामाइजेशन करके उसकी डायनेमिक पावर बढ़ा देते हैं, ताकि जो है वो क्यूरेटिव एक्शन है ना प्रोड्यूस कर पाए, है ना, और जो क्या है किसी भी तरीके का एग्रेवेशन ना हो। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि डायनामाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि जो नॉर्मल क्रूड ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें भाई उसमें हम लोग देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई इसमें तो कोई भी है ना मेडिकली यूजफुल प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो जो है लेटेंट फॉर्म में होती है, वो जो है लेटेंट फॉर्म में होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनहेरेंट फॉर्म में होती है। तो हम लोग क्या करते हैं डायनामाइजेशन से कि जो उसमें सोई हुई मेडिसिनल पावर्स हैं उनको जगाते हैं, उनको अराउज करते हैं। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या है डायनामाइजेशन का? देखो, जो डायनामाइजेशन के थ्रू जो हम लोग पोटेंटाइज करते हैं मेडिसिन को, तो जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती हैं उनका एक्शन जो होता है वो डीपर होता है, लॉन्गर होता है, वाइड स्प्रेड होता है। यानी कि जो डायनामाइजेशन के थ्रू जो हम लोग पोटेंटाइज मेडिसिन बनाते हैं उनका इफेक्ट डीपर होता है, बहुत अंदर तक होता है, लॉन्गर होता है यानी बहुत लंबे टाइम तक होता है, और वाइड स्प्रेड होता है यानी कि पूरी बॉडी पे होता है। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज, फोर्थ एडवांटेज क्या है कि जो लाइफ फोर्स होती है वो डायनेमिक होती है। ठीक है, और जो मियाज्म होती है, जो बीमारी कॉज कर रहा है, वो भी डायनेमिक है। ठीक है, तो इस देखो भाई जो वाइटल फोर्स है जो डीरेंज हुई है वो भी डायनेमिक है, जो जिसने उसको डीरेंज किया है यानी मियाज्म ने, है ना, वो भी डायनेमिक है। तो हम लोग इसकी जो ठीक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो भी हमें डायनेमिक ही चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम लोग मेडिसिन को डायनामाइज करते हैं। ठीक है, डायनामाइजेशन करते हैं। ठीक, पांचवा एडवांटेज क्या है कि जो डायनामाइजेशन प्रोसेस है वो मटेरियल पार्ट ऑफ द मेडिसिन को है ना रिड्यूस कर देता है बहुत कम तक, है ना, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉ ऑफ मिनिमम डोज है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है। याद रखिए जो होम्योपैथी है वो 3 लॉज पे वो करती है ना, सिमिलिया, सिंप्लेक्स और मिनिमम डोज। तो मिनिमम डोज का मतलब ही यही होता है कि हम लोग जो मटेरियलिस्टिक डोज होती है ना, या इतनी कम से कम है ना डोज दें हम लोग, है ना, ताकि जो है ना वाइटल फोर्स जो होती है स्टिमुलेट होके डिजीज को क्योर कर दे। ठीक है, तो ये होता है कि डायनामाइजेशन से हम लोग जो ड्रग की क्वांटिटी होती है ना, मेडिसिन की क्वांटिटी होती है, उसको इतना उसकी मटेरियल पार्ट को इतना कम कर देते हैं, एंड तो क्या रहता है कि जो मिनिमम डोज होती है ना वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो हम लोग मटेरियल पार्ट को कम कर देते हैं और उसकी जो डायनेमिक पावर होती है, जो कि क्यूरेबल पावर होती है, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक, देन आता है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? देखो, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में ये है कि देखो ह्यूमन बीइंग जो होता है ना वो अलग होता है एक दूसरे से, सिर्फ शरीर के मामले में नहीं, इमोशनल इंटेलेक्चुअल स्टेट में भी। यानी कि भाई मतलब मैं, हो सकता है मुझे गुस्सा ज़्यादा आता हो, मेरा दोस्त है उसको गुस्सा कम आता हो, मैं पढ़ने में होशियार हूँ, मेरा दोस्त उतना होशियार नहीं है। तो इस तरीके से मतलब वो हर फॉर्म में, सिर्फ फिजिकल बॉडी में ही नहीं, ह्यूमन जो बीइंग है वो इमोशनल इंटेलेक्चुअल हर स्टेट पे अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो वही है ना, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो
एक प्रोसेस है जिससे हम लोग है ना मतलब है ना ये समझते हैं और कि मतलब है ना एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग कैसे है, या एक डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग कैसे है, ये है इंडिविजुअलाइजेशन। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से हेल्थ की कंडीशन में कैसे अलग है कि भाई जब दोनों आदमी हेल्दी थे तो क्या कैसी कंडीशन में थे, उनमें किस तरीके से थे, है ना। डिजीज कंडीशन में एक दूसरे से वो लोग कैसे अलग हैं, ठीक है। तो ये होता है इंडिविजुअलाइजेशन कि वो एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे है। तो हम लोग ये अलग कैसे है इसको मतलब ना डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो हम लोग जो इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं उसका जो बेस होता है कि किस बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम लोग जो बेस होता है वो होता है हमारा पेक्यूलियर और अनकॉमन फीचर्स पे। तो हम लोग जो पेक्यूलियर और अनकॉमन फीचर्स के बेसिस पे दो लोगों को है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं, या दो मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से अलग कैसे है, या फिर एक आदमी है ना दूसरे आदमी से अलग कैसे है। ठीक, देखो इंडिविजुअलाइजेशन हम दो जगह करते हैं। पहली चीज तो इंडिविजुअलाइज करते हैं हम लोग पेशेंट को, है ना। ट्रीटमेंट अगर जब हम पेशेंट का करते हैं तो हम लोग दो तरीके का इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। पहली चीज तो हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट को, और दूसरी चीज हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं ड्रग को। अगर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने की बात की जाए तो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं हम लोग उसके अबनॉर्मल, पेक्यूलियर और अनकॉमन सिम्टम्स पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन हैं, दोनों जो है एक्जिमा के आए हैं, दोनों ने कंप्लेन लेके दी है कि भाई मुझे एक्जिमा है। ठीक है, एक पर्सन जो है उसको इचिंग में आराम मिलता है गर्म पानी के एप्लीकेशन से, और दूसरा पर्सन जो है उसको है ना मतलब इचिंग में आराम मिलता है ठंडे पानी के एप्लीकेशन से। ठीक है, तो एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो है वो ये चीज है ना कंसिडर करता है कि भाई मतलब अच्छा तो ये इस गर्म पानी के एप्लीकेशन से आराम और ठंडे पानी के एप्लीकेशन से आराम, मतलब ये ऐसा अनकॉमन और अबनॉर्मल और पेक्यूलियर फीचर है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। भले ही दोनों एक्जिमा के पेशेंट है लेकिन वो अलग कैसे हैं, वो इस चीज पे अलग है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ड्रग में। ठीक है, यानी कि अब दोनों मान लो एक्जिमा के पेशेंट है, हमने दोनों की है ना मेडिसिन निकाली, ठीक है, मटेरिया मेडिका में। ठीक है, तो दोनों की जो मेडिसिन है वो आपस में अलग अलग होंगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई दोनों को एक्जिमा है तो हम लोग है ना दोनों को सेम मेडिसिन है ना दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि भाई दोनों में जो अनकॉमन सिम्टम्स हैं उसकी बेसिस पे दोनों अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या रखेंगे, उनके बेसिस पे भी मेडिसिन भी उन दोनों की अलग अलग होंगी। ठीक है, तो हम लोग मेडिसिन में भी इंडिविजुअलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, इसी पे ही देखिए एक लाइन है कि कही जाती है कि होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज। ठीक है, ये लाइन कही जाती है कि होम्योपैथी जो है ना वो पेशेंट को ट्रीट करती है, डिजीज को नहीं ट्रीट करती। क्योंकि अब देखो दोनों को एक्जिमा था तो दोनों को हम लोग सेम मेडिसिन थोड़ी ना देंगे, है ना। तो वही चीज है ना कि हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मान लो एक है राम, तो हमने राम को एक्जिमा था, उसकी मेडिसिन अलग निकली, है ना। श्याम था दूसरा पर्सन, श्याम को भी एक्जिमा था लेकिन उसकी मेडिसिन अलग निकली। ठीक है, तो हमने राम और श्याम को अलग अलग है ना ट्रीट किया, ना कि डिजीज के बेसिस पे ट्रीट किया। तो होम्योपैथी ट्रीट करती है पेशेंट को, ना कि डिजीज को। ठीक, तो ये वो कुछ है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जिनके बेसिस पे जो है ना होम्योपैथी है ना जिन पे स्टैंड करती है। ठीक है, देखो हैनीमैन ने जितने भी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे या कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे उन सबको मिला के है ना एक बुक बनाई, है ना। और उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था ऑर्गन ऑफ द रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। जो सबसे पहली ऑर्गन थी वो दी उन्होंने। ठीक, उसका नाम था ऑर्गन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉजिक एंड होम्योपैथी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसके बारे में। ओके, तो ऑर्गन मैं बताता हूँ इस पैरा में क्या है। देखो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है वो कोई भी अगर बिगनर पढ़ेगा ना तो उसके लिए वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की अगर हम सिर्फ सुपरफिशियल स्टडी करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा बिगनर को, है ना, कुछ भी खास नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गन जो है ना वो एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ रीडिंग मारते चले जाना तो हमें समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा बिगनर को, है ना। क्यों, क्योंकि ऑर्गन एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, उसको समझना पड़ता है। ठीक है, जितने भी एफोरिज्म हैं ऑर्गन में वो हमें कुछ ना कुछ है ना रीडर को, पढ़ने वाले को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ठीक, जो मान लो अगर बिगनर पढ़ रहा है उसको, ठीक है, तो बिगनर के हिसाब से, तो बिगनर के दिमाग में तो यही होता है ना, वो डोमिनेंट मेडिकल स्कूल के हिसाब से अपना एक कंटेक्स्ट लेके चलता है। डोमिनेंट मेडिकल स्कूल का मतलब है एलोपैथिक। ठीक, तो भाई उसके हिसाब से तो एलोपैथिक सिस्टम के हिसाब से वो यही बिगनर लेके चलता है कि हाँ ठीक है जो डिजीज होती है वो बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है ना, एंड इसी तरीके का।
लेकिन फिर जब वो हैनीमैन का पढ़ेगा कि हैनीमैन ने तो ये बताया कि भाई मियाज्म की वजह से होती है डिजीज है ना, और वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट की वजह से होती है, तो फिर भाई उसको तो वो चीज़ अजीब लगेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो क्या है कि जो भी बिगनर अगर इसको पढ़ता है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को, तो उसे बहुत ही ओपन माइंड रखना चाहिए और एनालिटिकल माइंड रखना चाहिए, यानी कि ओपन माइंड के साथ साथ समझते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। देखो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए है ना, मतलब है ना, प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट दोनों ही ज़रूरी हैं, यानी कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी है ना, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, और जो है मतलब है ना हमारे जो ऑर्गन एंड मटेरियल, ये सारी सब्जेक्ट भी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब के सब एक साइंस हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैनीमैन ये सब की सब एक साइंस है, और ऑर्गन जो है वो एक आर्ट है। ठीक है, तो अब देखो आर्ट क्या होता है। आर्ट क्या होता है कि आर्ट जो है हमें समझाती है, एक स्टूडेंट को ये समझाती है कि हमें साइंस को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। पहली चीज़ देखो, ये जैसे कि मान लो एक फ़ोन है। ठीक है, तो फ़ोन क्या है, एक फ़ोन है एक साइंस, है ना, कि मतलब है ना फ़ोन में हमें ये मालूम होता है कि हाँ ठीक है ये ऐसे हो जाए, ये फ़ोन से एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे 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 ये जो है होता है, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंस है। ठीक है, लेकिन जो फ़ोन के साथ एक मैनुअल आता है ना, जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन के साथ एक मैनुअल आता है ना, तो वो क्या है, वो मैनुअल जो है ना वो एक आर्ट है। ठीक है, वो आर्ट क्या है, मतलब वो मैनुअल है ना समझाता है कि वो जो साइंस है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, जिससे हम लोग जो चाहते हैं है ना वो कर सके। यानी हम लोग गूगल चलाना चाहते हैं, हम लोग फेसबुक चलाना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं, नेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो वो हमें वो समझाता है। ठीक है, वो आर्ट समझाती है, वो मैनुअल समझाता है कि इस फोन का यूज़ कैसे करना है ना। तो इसी तरीके से ये जो सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, ये सब एक साइंस है, और ऑर्गेनन क्या है, ऑर्गेनन एक आर्ट है जो कि हमें ये चीज़ समझाती है कि इन सब चीज़ों को है ना यूज़ कैसे करना है, मटेरिया है और इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, और इनको यूज़ कैसे करते हुए है ना, इस साइंस को कैसे यूज़ करें ताकि हम लोग है ना पेशेंट को रैपिड जेंटल एंड परमानेंट मैनर में क्योर कर पाएँ। ठीक है, स्टुअर्ट क्लोज जो थे उन्होंने अपनी बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी में कहा था कि साइंस टीचेज अस टू वर्क, है ना, साइंस टीचेज अस टू वर्क, साइंस इज अ थ्योरी एंड आर्ट टीचेज अस टू डू, आर्ट इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो उन्होंने स्टुअर्ट क्लोज ने बताया था अपनी बुक जीनियस ऑफ होम्योपैथी में कि साइंस हमें ये बताती है कि काम करना कैसे है। ठीक है, साइंस एक थ्योरी है, और आर्ट हमें ये चीज़ है ना बताती है कि जो है ना कि मतलब काम जो है काम किस तरीके से होगा, है ना। तो आर्ट क्या है, आर्ट एक प्रैक्टिस है। ठीक है, मैंने वो फ़ोन का एग्जांपल लेके मैंने तुम्हें समझा दिया था अभी। ठीक है, तो वही है कि आगे तो वही है ना बेसिक ऐसी है। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि हैनीमैन जो थे उन्होंने ऑर्गेनन की जो बुक लिखी थी, ऑर्गेनन इज द, उसमें कहा था कि ऑर्गेनन जो है वो एक आर्ट ऑफ हीलिंग है। ठीक है, जिसकी मदद से जो है ना हम लोग है ना साइंटिफिक टेक्निक्स का है ना यूज़ करते हुए पेशेंट को मतलब है ना कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हैनीमैन ने ऑर्गेनन लिखी थी, है ना, फॉर द अब उनके टाइम के फिजिशियंस के लिए, है ना, तो उनके जो टाइम के फिजिशियंस थे उन्होंने उनकी ऑर्गेनन को रिजेक्ट कर दिया था, उनकी जो होम्योपैथी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डॉगमेटिज्म। ठीक है, डॉगमेटिज्म क्या होता है, डॉगमेटिज्म होता है रूढ़ीवादी, जिसे कहते हैं ना रूढ़ीवादी लोग, कि मतलब उन्होंने एक धारणा बना रखी थी कि भाई हम तो मानते हैं कि हम एलोपैथिक सिस्टम को ही मानते हैं कि भाई डिजीज इस वजह से होती है तो भाई हम तो उसी को ही मानेंगे, बाकी कोई कुछ भी करे हमें नहीं समझना। ठीक है, तो उनके डॉगमेटिज्म की वजह से, है ना, और जो उनके टाइम के फिजिशियन थे हैनीमैन के फिजिशियन, उन्होंने होम्योपैथी को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, ओके, आगे है कि जो होम्योपैथिक स्टूडेंट है, कोई भी अगर एक होम्योपैथिक स्टूडेंट है, उसको ये याद रखना चाहिए कि अगर वो सक्सेसफुल एप्लीकेशन करेगा लॉ ऑफ सिमिलिया का, है ना, सक्सेसफुल एप्लीकेशन करना चाहता है लॉ ऑफ सिमिलिया का, तो वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो सभी मेडिकल सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चले। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सभी मेडिकल सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चले। ये नहीं कि हमने सिर्फ होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स है ना उठा लिए बस कि हमें तो वही पढ़ना है, बाकी हमें अलाइड सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्मेसी भाई सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, पैथोलॉजी सेकंड ईयर में पढ़ लिया, सर्जरी थर्ड ईयर में पढ़ लिया, गायनी थर्ड ईयर में पढ़ लिया, बाकी हमें मतलब ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है, हमें सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके है ना चलना चाहिए, तभी हम लोग
एक अच्छे फिजिशियन बन पाएंगे और एक अच्छे तरीके से क्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे ये था कि जो है एक इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा, वो है ना, उसको क्या होगा, देखो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा, वो लॉजिक को अप्लाई करके, है ना, ये जो लॉजिक को है ना हमेशा अप्लाई करता है केसेस को अपने क्योर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आगे लाइन है कि रिमार्केबल क्योर, जो हमारे पाइनियर्स थे, जो मतलब जो हमारे होम्योपैथी के पाइनियर्स थे, संस्थापक थे, तो उन्होंने क्या था कि बहुत बहुत सारे जो है ना अच्छे अच्छे क्योर किए, अच्छी अच्छी बीमारियों के, है ना। कैसे क्योर किए? उन्होंने लॉजिक का यूज़ करते हुए, जितने भी प्रिस्क्रिप्शन जो थे उन्होंने उसमें लॉजिक का यूज़ किया और जो है ना अच्छे अच्छे केसेस जो है क्योर किए, ठीक है। एक सक्सेसफुल होम्योपैथ, आगे क्या है कि एक सक्सेसफुल होम्योपैथ जो होता है एक, है ना, वो लॉजिकली कोरिलेट करता है पेशेंट की सफरिंग को विद नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन और रिपर्टरी, ठीक है। मतलब पेशेंट की सफरिंग को कंबाइंडली है ना कोरिलेट करता है इन सब्जेक्ट से, सभी सब्जेक्ट से, है ना, और जो है समझते हुए देन फिर आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। आगे है कि एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन, एक अच्छा डायग्नोसिस, है ना, या एक अच्छा एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि सही एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक की, मतलब हम लोग है ना प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक का अगर हम लोग है ना सही यूज करेंगे तो हम एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, एक अच्छी डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक अच्छा एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक का सही तरीके से एप्लीकेशन करेंगे, ठीक। आगे है कि जितनी भी साइंस हैं हम लोग आज पढ़ते हैं आज के टाइम में, वो सभी की सभी है ना बेस्ड हैं इंडक्टिव लॉजिक पे, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। एंड इवन होम्योपैथी जो है वो भी है ना बेस्ड है इंडक्टिव लॉजिक पे। ये सबसे मेन पॉइंट है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि होम्योपैथी जो है वो किस लॉजिक पे बेस्ड है, तो होम्योपैथी जो है वो बेस्ड है इंडक्टिव लॉजिक पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि लॉजिक क्या होता है। अगर हम देखो लॉजिक की बात करें तो लॉजिक जो होता है, लॉजिक का मतलब होता है द आर्ट एंड साइंस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क देना, ठीक है। तो लॉजिक क्या है? एक आर्ट एंड साइंस है ना, रीजनिंग की या तर्क देने की किसी भी चीज को लेके, है ना। देखो लॉजिक को थोड़ा सा और इजीली है ना समझाया गया है कि लॉजिक क्या होता है कि लॉजिक इज अ वे ऑफ थिंकिंग और एक्सप्लेनिंग समथिंग वेदर राइट और रॉन्ग। मतलब लॉजिक एक सोचने का, एक समझाने का तरीका है कि कोई भी चीज सही है या गलत है, या सही है तो वो कैसे सही है या कैसे गलत है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है? एक सोचने या समझने का या समझाने का तरीका है कि कोई भी चीज सही है या गलत है, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो मेडिकल हिस्ट्री में जो अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल ने सबसे पहले जिक्र किया था वर्ड लॉजिक का। उन्होंने अपनी बुक जो थी, बुक ऑफ लॉजिक, उन्होंने अपनी जो सबसे पहली बुक थी, है ना, लॉजिक पे, ऑर्गेनम, है ना, उसमें है ना अरिस्टोटल ने सबसे पहले लॉजिक का जिक्र किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा अरिस्टोटल ने सबसे पहले है ना लॉजिक का जिक्र किया था उनकी बुक ऑर्गेनम में, ठीक है। देन फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लॉजिक के बारे में देखते हैं। तो लॉजिक हेल्प करता है डिस्कवर द ट्रूथ, है ना, इन ड्राइंग, डिस्कवर द ट्रूथ फ्रॉम ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डिफरेंट प्रेमिसेस, ठीक है। तो जो लॉजिक है वो हमें सच को जानने में मदद करता है और किसी भी निर्णय पे पहुंचने में या कंक्लूजन पे पहुंचने में मदद करता है फ्रॉम डिफरेंट प्रेमिसेस, है ना। प्रेमिसेस क्या होता है? प्रेमिसेस मतलब होता है कि आधार, मतलब यानी कि लॉजिक जो है हमें सच को जानने में मदद करता है, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने में मदद करता है ना। मतलब है ना कई चीज़ों फ्रॉम डिफरेंट प्रेमिसेस, यानी कई आधार पे लेके, मतलब यानी कि कई चीज़ों को लेके, ठीक है। अब प्रेमिस क्या होता है? अ प्रेमिस इज अ स्टेटमेंट और एन आइडिया ऑन विच द रीजनिंग इज बेस्ड, ठीक है। तो प्रेमिस का अगर आप गूगल करेंगे तो प्रेमिस का मतलब होता है आधार, मतलब यानी कि बेस क्या है इसका, ठीक है। तो प्रेमिस क्या है? प्रेमिस एक कोई स्टेटमेंट या फिर कोई एक आइडिया होता है जिसके, है ना, जिसपे जो है हमारी रीजनिंग बेस्ड होती है, ठीक है। तो प्रेमिस एक बेस है जिसके मतलब है ना जिसके ऊपर हमारी रीजनिंग या जिसके ऊपर हमारे तर्क जो है मतलब है ना बेस्ड होते हैं, ठीक है। और इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन रीच ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स। इन्फ्रेंस का अगर आप गूगल करेंगे तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान या फिर अंदाजा, ठीक है। तो इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस एक अंदाजा है ना, एक अंदाजा है या फिर एक इन्फ्रेंस, है ना, एक अंदाजा है या फिर जिससे है ना मतलब है ना एक अंदाजा आ जाता है जिसपे मतलब है ना लॉजिक के बेसिस पे
हम लोग है ना पहुंचे हैं उस पे, मतलब यही है। ओके, शायद मैं थोड़ा सा नहीं समझा पा रहा हूँ। इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन रीच ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट। जो इन्फ्रेंस है वो एक कंक्लूजन है जो कि जो हमारे पास अवेलेबल फैक्ट थे है ना, उनके बेसिस पे हमने ये अंदाजा लगाया और कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाँ भाई कोई भी चीज हो रही है तो ऐसे हो रही होगी, है ना। तो ये है, ठीक। दे मे कैन एग्जिस्ट बट टू वेज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, वो सब छोड़ो। देखो, बेकन जो थे वो थे फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। पूछा जाए कभी कि फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक कौन थे, फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक थे वो थे बेकन, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके की लॉजिक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एक है डिडक्टिव लॉजिक और एक है इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्टिव लॉजिक की कि डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है कि इट इज अ मेथड ऑफ लॉजिक, अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड प्रीमिसेस टू पर्टिकुलर इन्फ्रेंस, ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, डिडक्टिव लॉजिक में ये एक मेथड होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं डिडक्टिव लॉजिक में कि जनरलाइज्ड प्रीमिसेस से, ठीक है, जनरलाइज्ड प्रीमाइस से हम लोग पर्टिकुलर इन्फ्रेंस पे पहुंचते हैं, है ना। ओके, तो अब देखो मैं थोड़ा सा इसको इजी वे में है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है। डिडक्टिव लॉजिक में हम लोग जनरलाइज्ड प्रीमाइस से, ठीक है, यानी कि एक चीज को हम लोग बेस मानते हैं, ये एक कोई यूनिवर्सल जनरलाइज्ड प्रीमाइस जो होता है ना वो कोई यूनिवर्सल चीज होती है कि भाई एक हर जगह माने वाला सच, ठीक है। तो हम लोगों ने एक मोटी मोटी है ना चीज ले ली कि हाँ भाई एक ये चीज मालूम है कि ये चीज सही है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इस बेसिस पे, अब है ना हमारा बेस है कि मान लो कोई एक चीज था, किसी एक चीज को हमने बेस माना एंड उस बेस पे है ना, उसके बेसिस पे हमने है ना मतलब है ना डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदाजे लगाए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने है ना अंदाजा लगाया कि में क्या होता है, डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है कि हम लोग एक जनरलाइज प्रीमाइस से पर्टिकुलर इन्फ्रेंस है ना मतलब जो है बनाते हैं। मैं इसके बेसिस पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने है ना कोई भी चीज़ है उसको एक आधार माना, ठीक है, एक चीज़ को हम लोग बेस मानते हैं जो कि यूनिवर्सल सच होती है, ठीक है। जैसे कि हमने माना कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं वो एक जनरलाइज प्रीमाइज हमने लिया कि जितने भी मेडिकल, वो जनरलाइज प्रीमाइज क्या था कि भाई जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात सच है ना। तो इसको हमने मान लिया कि एक यूनिवर्सल बात है, तो ये इसको हमने एक जनरलाइज प्रीमाइज के तौर पे ले लिया, ठीक। अब इसके बेसिस पे इसको हमने जब एक आधार पे ले, आधार मान लिया यानी प्रीमाइज मान लिया, आधार मान लिया, अब इसके बेसिस पे हमने है ना अंदाजे लगाने शुरू किए, ठीक है, पर्टिकुलर इन्फ्रेंस है ना बनाए। पर्टिकुलर इन्फ्रेंस कैसे, हमें मान लीजिए है ना पता चला कि कोई बच्चा है राम, है ना, तो राम जो है वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। अब क्योंकि हमें ये हमने है ना बेस माना था कि सभी के सभी मेडिकल स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं और हमें ये पता चला कि राम जो है वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो हम लोग है ना इस पे पहुंचे कि राम भी इंटेलिजेंट होगा, है ना। तो हमने ये इन्फ्रेंस यानी कि अंदाजा लगाया, है ना, कि जो है राम भी क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट है तो वो भी इंटेलिजेंट होगा, यानी कि हमने इस चीज को बेस मानते हुए है ना एक अंदाजा लगाया कि जो है कि राम भी एक मेडिकल स्टूडेंट है क्योंकि, तो राम भी इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है। जैसे कि हमने फिर यहाँ पे सेम इस चीज़ में कि जैसे कि सीता है, तो सीता भी जो है ना इंटेलिजेंट, मतलब सीता भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने बेस माना था कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो जो है हमने इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया क्योंकि सीता क्योंकि एक है ना मेडिकल स्टूडेंट है तो सीता भी जो है इंटेलिजेंट ही होगी, ठीक है। तो ये होता है एक डिडक्टिव लॉजिक, ओके, कि हम लोग डिडक्टिव लॉजिक में क्या करते हैं कि जनरलाइज प्रीमाइस से पर्टिकुलर इन्फ्रेंस बनाते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या, ओके, तो आप सबके लिए मैं एक लास्ट एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, हम लोग एक जनरलाइज्ड प्रीमाइस के बेसिस पे पर्टिकुलर है ना इन्फ्रेंस है ना बनाते हैं। यानी कि इस तरीके से मान लीजिए एक लास्ट एग्जांपल इस चीज़ का, लास्ट एग्जांपल ऐसे कि जनरलाइज प्रीमाइस, जैसे कि मान लीजिए हमने एक चीज़ मानी, एक बेस मान लिया हमने एक लाइन को कि पेड़ पे लगे सारे फल, जो भी फल पेड़ पे लगे हुए होते हैं वो अच्छे होते हैं। इस चीज़ को हमने बेस मान लिया, एक जनरलाइज प्रीमाइस मान लिया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमने है ना पर्टिकुलर है ना मतलब है ना
उसके बेसिस पे हमने है ना बाकी चीज़ों में अंदाज लगाने शुरू किए, यानी कि पर्टिकुलर इन्फ्रेंसेस बनाए। जैसे कि हमने मान लीजिए कि हमने एक पेड़ देखा, ठीक है, जिसपे हमें है ना कोई मान लीजिए सेब का फल दिखाई दिया। तो क्योंकि है ना हम ये जानते थे कि जितने भी फल पेड़ पे लगे होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो जो हमें सेब का फल दिखाई दिया पेड़ पे, तो हमने ये माना कि ये जो सेब का फल है क्योंकि ये पेड़ पे लगा हुआ है तो वो अच्छा होगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए हमें एक आम का फल दिखाई दिया पेड़ पे लगा हुआ, तो हमने ये सोचा कि जो है भाई, क्योंकि हम लोगों ने ये जनरलाइज प्रेमाइज मान रखा था कि पेड़ पे लगे हुए सारे फल अच्छे होते हैं, तो क्योंकि ये आम भी पेड़ पे लगा हुआ है इसका मतलब ये अच्छा होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और चीज बता दूं कि जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बेस्ड होता है डिडक्टिव लॉजिक पे, और जो होम्योपैथिक सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है इंडक्टिव लॉजिक पे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एलोपैथिक सिस्टम से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वहां पे मान लिया हमने एक जनरलाइज प्रेमाइस माना कि जितने भी मान लीजिए कफ या कोराइजा या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है ना, वो जो है वायरस, मतलब जो है वायरस जो होती है वो है ना कोल्ड कॉज करती है, ठीक है। मान लीजिए हमने ये माना कि वायरस जो होती है वो है ना कोल्ड कॉज करती है, ठीक है। इसको हमने एक जनरलाइज्ड है ना प्रेमाइस माना, ठीक। अब है ना इसके बेसिस पे हमने है ना जब और चीजों को ऑब्जर्व किया है ना, तो हमने क्या देखा कि मान लीजिए हमें कहीं पे जो है कोल्ड दिखाई दिया कि मान लो किसी पर्सन को कोल्ड है, तो क्योंकि हमें ये मालूम था कि जो है वायरस कोल्ड है ना प्रोड्यूस कर, वायरस की वजह से कोल्ड होता है, तो हमने ये पर्टिकुलर इन्फ्रेंस माना कि क्योंकि इसको कोल्ड है तो ये वायरस की वजह से होगा, ठीक है, कि ये जो कोल्ड हुआ है इसको वायरस की वजह से हुआ है। इस तरीके से मैं कोशिश कर चुका हूँ आप लोगों को समझाने की कि जो डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, तो माइट भी आपको अभी तक है ना समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। इसमें जो है एक लाइन है कि रिलीजन इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। रिलीजन देखो एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिडक्टिव लॉजिक का। इसका देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जो जैसे हिंदूज हैं, ठीक है, हम लोगों ने एक चीज मान रखी है कि जो हिंदूज हैं है ना वो वेजिटेरियन होते हैं और मंदिर जाते हैं। ये दो चीजें हमने मान ली, ठीक। इसको हमने एक जनरलाइज प्रेमाइज के तौर पे देखा, ठीक है। फिर क्या है कि अब हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग पर्टिकुलर इन्फ्रेंस है ना हम लोगों ने बनाए। जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता चला कि राम करके कोई लड़का है तो वो हिंदू है, तो क्योंकि वो हिंदू है और हम लोग है ना ये जानते थे, ये हमने जनरलाइज प्रेमाइज के बेसिस पे कि जो हिंदूज होते हैं वो मतलब मंदिर जाते हैं और जो होते हैं वेज होते हैं, तो राम क्योंकि एक हिंदू है तो हम लोगों ने ये अंदाज लगाया कि राम भी मंदिर जाता होगा और वो वेज होगा। इसी तरीके से समझ रही हो ना, मतलब ऐसे ही हम सब लोग है ना एक डिडक्टिव लॉजिक का यूज करते हैं, ठीक। तो रेने डिस्क्रेट्स जो थे वो उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक जो होता है उसको सब्जेक्टिव और आइडियलिस्टिक लॉजिक भी कहते हैं, ठीक। तो ये था पूरा डिडक्टिव लॉजिक के बारे में, मुझे मालूम मैंने काफी लंबा समझा दिया। देन फिर है इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है, ठीक है। इंडक्टिव लॉजिक एक साइंटिफिक मेथड होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। पहली चीज तो इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वो एक साइंटिफिक मेथड होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। दूसरी चीज, इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो इंडक्टिव लॉजिक जो होता है ना उसमें है ना एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। ये चीज रहती है, ठीक है। और इंडक्टिव लॉजिक को इसी वजह से जो है लॉजिक ऑफ ट्रूथ या रियलिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है ना, इस वजह से एक्सपीरियंस के बेस पे हमने माना कि भाई ये चीज सच है, ठीक। तो लॉर्ड फ्रांसिस बेकन जो थे उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है। तो और ये आपके वाइवा में भी आ सकता है कि फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक कौन थे? फादर ऑफ इंडक्टिव लॉजिक थे लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, ठीक है। देखो स्टुअर्ट क्लोज जो थे उन्होंने फर्दर फिर डेवलप किया था एक सिस्टम जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक, ठीक। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें है कि ये जो दिस प्रोसीजर ड्रॉज यूनिवर्सल, जो इंडक्टिव लॉजिक के बारे में इसमें बताया है कि दिस प्रोसीजर ड्रॉज यूनिवर्सल कंक्लूजन्स और इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द एक्सपीरियंस बेस्ड पर्टिकुलर प्रेमाइस। इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है कि हम लोग यूनिवर्सल कंक्लूजन्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ है ना एक्सपीरियंस बेस्ड पर्टिकुलर प्रेमाइस, ठीक है। तो हम लोग यानी एक्सपीरियंस बेस्ड पर्टिकुलर प्रेमाइसिस के बेसिस पे हम लोग है ना कंक्लूजन है ना ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको आगे समझाता हूँ एग्जाम्पल से, तब आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये राम वाला एग्जाम्पल नहीं लेते, ये तो हमने पहले ही समझा रखा है। देखिए, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि आप सब ये जानते हैं कि जो होम्योपैथी है वो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा उसी का ही एक समझाता हूँ, ठीक, कि होम्योपैथी इंडक्टिव लॉजिक पे कैसे बेस्ड है। ठीक है, तो इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, पहली चीज तो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो पर्टिकुलर प्रमाइस होते हैं अलग अलग, उनके बेसिस पे हम लोग जो है एक जनरल इन्फ्रेंस बनाते हैं। ठीक है, तो जो पहली चीज देखिए, होम्योपैथी में जैसे कि हम लोग ये मानते हैं ड्रग प्रूविंग जब करते हैं, तो मान लीजिए हमने एक सब्सटेंस की है ना ड्रग प्रूविंग की, तो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, तो हमने ये देखा कि मान लीजिए कि कोई मेडिसिन है वो टाइफाइड के सिम्टम है ना प्रोड्यूस कर रही है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो वो हमने देखा कि वो टाइफाइड को क्योर कर देती है। ठीक है, फिर हमने दूसरा ह्यूमन बीइंग देखा, उसमें हमने देखा कि वो जो है मलेरिया की सिम्टम है ना ड्रग प्रूविंग में, कि कोई मेडिसिन जो है मलेरिया की सिम्टम है ना प्रोड्यूस कर रही है, तो जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो है वो मलेरिया को जो है क्योर कर दे रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट है ना पर्टिकुलर प्रेमाइसिस को हमने बेस माना है ना, कि जो है और उसके बेसिस पे फिर हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे, यानी कि जनरल इन्फ्रेंस पे पहुंचे कि भाई अगर कोई भी मेडिसिन डिजीज के जैसे सिम्टम है ना प्रोड्यूस करती है, तो वो उस डिजीज को क्योर कर देती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने जो अलग अलग पर्टिकुलर प्रेमाइस जो थे है ना बनाए, और उन पर्टिकुलर प्रमाइस पे एक्सपीरियंस बेस्ड पर्टिकुलर प्रमाइस से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और वो कंक्लूजन जो था वो क्या था कि भाई कि जितनी भी सिमिलर है ना मतलब जो भी मेडिसिन है जो कि सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं डिजीजेस के जैसे, तो वो क्या करती है, वो डिजीज को जो है क्योर कर देती है। ठीक, तो इसी तरीके से जो है होम्योपैथी इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इंडक्टिव लॉजिक भी थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रमाइसिस के बेसिस पे हम लोग जनरल इन्फ्रेंस बनाते हैं। ठीक है, आगे है कि इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वो सपोर्ट करता है फ्रीडम टू इन्वेस्टिगेट, फ्रीडम टू स्टडी द नेचर एंड फ्रीडम टू ड्रॉ कंक्लूजन्स इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब ये है इसका कि जो इंडक्टिव लॉजिक होता है वो हमें फ्रीडम देता है कि हम और है ना मतलब उस चीज को और है ना जाने समझे इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इंडक्टिव लॉजिक तो है ना बेस्ड है एक्सपीरियंस पे, तो भाई जब हम लोग एक्सपीरियंस मतलब है ना और इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी तो हमें उसके बारे में और चीजें पता लगेंगी, तभी तो हम एक्सपीरियंस के बेस पे पर्टिकुलर प्रेमाइस बनाएंगे, है ना। और दूसरी चीज इंडक्टिव लॉजिक जो होता है वो हमें फ्रीडम टू स्टडी द नेचर देता है, यानी कि भाई नेचर को जब हम लोग स्टडी करेंगे तभी तो हमें एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा तभी हम लोग है ना पर्टिकुलर प्रेमाइस बना पाएंगे, है ना। तो यही चीज है। देन टू अराइव एट द कंक्लूजन द इंडक्टिव लॉजिक, देखो इंडक्टिव लॉजिक में का ये सीन है कि अगर इंडक्टिव लॉजिक में अगर आप कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप जो है फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर आप इंडक्टिव लॉजिक का यूज करते हैं है ना, उसके बेसिस पे अगर आप कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्व फैक्ट इन रिलेशन टू द अदर नेचुरल फिनोमेना, मतलब यानी कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया है हमें उसको मतलब है ना हमें उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि वो ये जो चीज हमने ऑब्जर्व की है ये कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो हमें ये आना चाहिए, है ना, तभी हम लोग है ना उस पर कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव लॉजिक। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है रेशनल एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग इंडक्टिव लॉजिक से किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं तो क्या रखना चाहिए, हमें रेशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जो भी हम लोग ऑब्जर्व करें उसमें हमें रेशनल एक्सप्लेनेशन है ना होना चाहिए, यानी कि रेशनल एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मान लो हमने कोई भी चीज देखी, कोई भी चीज हमने इन्वेस्टिगेट की, तो हमें जो भी हमें उसका चीजें पता चली, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, तो हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि ये जो चीज हो रही है ये इस वजह से हो रही है। ठीक है, तो उसमें रेशनल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। चौथी चीज है ना क्या स्टेप है, चौथा स्टेप क्या है कि साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, है ना, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी कि हमें जो भी हमने चीज ऑब्जर्व की है ना, तो उसका कुछ एक साइंटिफिक है ना बेस होना चाहिए, है ना, ये है।
इसमें आगे लाइन है ना, फ्रॉम द अबव एक्सपीरियंस अरेंजिंग द ऑब्जर्व फैक्ट इन सिस्टमैटिक मैनर एक्सप्लेनिंग द सेम इन रिलेशन टू द रियलिटी। यानी कि हमें जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया है ना, उसमें है ना चीज़ों को हमने अरेंज किया कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो उसके पीछे एक मतलब है ना एक साइंटिफिक रीजन या फिर एक साइंटिफिक लॉजिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं 4 स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग है ना इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू जनरल इन्फ्रेंस या फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंडक्टिव लॉजिक। आगे का ये लॉर्ड फ्रांसिस बेकन का आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, देन फिर आता है इंडक्टिव लॉजिक एंड होम्योपैथी। ये जो है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द होम्यो मेडिकोज उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे लास्ट चीज़ ये है कि अगर जो है आपको लेक्चर्स है ना पसंद आ रहे हैं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव रहा तो मैं ये सीरीज है ना कंटिन्यू करूंगा, एंड अगर आपका फीडबैक ज़्यादा उतना अच्छा नहीं रहा तो फिर जो है मैं इस सीरीज को यहीं पे है ना स्टॉप कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू।